लास्ट क्लास जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा, तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा अबाउट इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। ये हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, ट्रेन्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। तो जहां पर भी रिक्वायरमेंट ऑफ मोशन है वी यूज इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होती है एट द हार्ट ऑफ इट इज ए इलेक्ट्रिक मोटर। तो डिपेंडिंग अपॉन लोड रिक्वायरमेंट हमें इसके टॉर्क और स्पीड जो होती है वो चेंज करनी होती है, सो दैट द टॉर्क एंड स्पीड प्रोफाइल दे मैच विद द लोड। फिर हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इट कंसिस्ट ऑफ a source, power modulator, motor, there is a load, there is a sensing unit, then there is a control unit। ये पूरा मिलके हमारा एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव बनाता है। तो ड्राइव का हमने पहला पार्ट देखा था मोटर्स। तो हमारे पास डीसी मोटर्स हैं, एसी मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स हैं, जो हमारे पास कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मोटर्स होते हैं। देन द सेकंड थिंग जो हमें पढ़नी थी दैट इज पावर मॉड्यूलेटर्स। तो जो पावर मॉड्यूलेटर होता है हमारा, ये जो यहाँ पर हमारा पावर मॉड्यूलेटर है, ये मैच करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर विद द पावर सप्लाई। तो जो हमारे मोटर की रिक्वायरमेंट होगी, हटा देता हूं, ये पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी हमारे मोटर की रिक्वायरमेंट होगी उसको मैच करेगा विद द पावर सप्लाई। तो जो हमारी पावर सप्लाई है इट कैन बी एसी और इट कैन बी डीसी। जो आपका ये सोर्स है इट कैन बी एसी और इट कैन बी डीसी। और जो हमारा मोटर है हो सकता है आपका सोर्स एसी है और मोटर की रिक्वायरमेंट डीसी है। आपका सोर्स डीसी हो सकता है लेकिन जो हमारा मोटर है उसकी रिक्वायरमेंट एसी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोर्स फिक्स्ड डीसी है बट यहाँ पर इसको वेरिएबल डीसी चाहिए। ये 12 वोल्ट दे रहा है बट इसकी रिक्वायरमेंट भी 24 वोल्ट हो। तो बीच में हमारा ये काम कौन करता है कि मोटर की रिक्वायरमेंट को सप्लाई की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करे। सो यहाँ पर आता है हमारा पावर मॉड्यूलेटर। तो ये पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये हमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है इनटू अनदर फॉर्म। तो ये पावर मॉड्यूलेटर्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आपके पावर कन्वर्टर्स हो सकते हैं जो आपको
ये कन्वर्जन देते हैं फ्रॉम एसी टू डीसी, फ्रॉम डीसी टू एसी, और डीसी को चेंज करके देंगे इनटू वेरिएबल डीसी। अगर हमारे पास एसी है फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड वोल्टेज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमारी होगी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो वो सब काम हमारे पावर मॉड्यूलेटर्स करके देते हैं। तो पावर मॉड्यूलेटर्स में भी सबसे पहले हमारे पास हैं कन्वर्टर्स में डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। सबके डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, इनको हम चॉपर्स भी बोलते हैं। सो इन these choppers we can have a step down chopper, we can have a step up chopper, or we can have both step up step down chopper। जैसे मैंने अभी बोला था कि हो सकता है आपका यहाँ पर आपके पास एक फिक्स डीसी है, बट जो डीसी ये जो आपकी डीसी सप्लाई है ये आपको 12 वोल्ट्स प्रोवाइड कर रही है, बट मोटर की रिक्वायरमेंट 24 वोल्ट्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक स्टेप अप चॉपर यूज करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोर्स जो है दैट इज 24 वोल्ट बट रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट्स है। तो एट दैट टाइम आप यहाँ पर स्टेप डाउन चॉपर लगा दोगे, और डिपेंडिंग अपॉन द नीड यू कैन ऑल्सो यूज अ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर, जो आपके दोनों काम करके दे देगा। सो आफ्टर योर डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स हमारे पास आते हैं एसी टू, जो आपके पावर मॉड्यूलेटर्स हैं जो आपको एसी को कन्वर्ट करके देंगे इनटू डीसी। इसमें भी हमारे पास पहले आते हैं हमारे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। तो यू कैन हैव ए डायोड रेक्टिफायर, और ये जो आपके डायोड रेक्टिफायर के हमें करके देंगे एसी को कन्वर्ट करके देंगे इनटू रेक्टिफायर डीसी। और हमारे पास ऐसे भी कन्वर्टर्स हैं जो कि हमें चेंज करके देते हैं एसी टू वेरिएबल डीसी, जिन्हें हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। तो इसमें भी हमारे पास है एक सेकेंड। So diode rectifiers क्या करेंगे, they will convert AC to DC, rectified DC. Then we also have half control rectifiers. यहाँ पर क्या होगा, आपका AC will be converted to controlled DC. You have full control rectifiers. We can have transformers, with tap changers, plus a diode rectifier,
And lastly, can have a diode rectifier plus a chopper. बस AC सप्लाई होगी, डायोड रेक्टिफायर्स को कन्वर्ट करेगा इनटू फिक्स्ड DC, and using choppers then you can match the requirement with that of your motors. तो ये जो थे आपके ये वाले कन्वर्टर्स जो है AC to DC कन्वर्टर्स, जिसमें कि हमारे पास एक AC सोर्स है, बट जो हमारा मोटर है दैट रन्स ऑन DC. तो ये बीच में हमारे पास कन्वर्टर्स लगे हुए हैं. यहाँ पर आपका डायोड रेक्टिफायर हो सकता है, आपके हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर्स हो सकते हैं, फुल कंट्रोल रेक्टिफायर्स हो सकते हैं. तो ये क्या करेंगे, जो आपका सोर्स है, क्योंकि आपका सोर्स एसी है, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू डीसी, और जो भी आपकी मोटर की रिक्वायरमेंट होगी, टॉर्क स्पीड रिक्वायरमेंट्स होगी, उसके साथ इसको मैच करेंगे. देन एक और हमारी कंडीशन आती है जिसमें हमारी सप्लाई जो है दैट इज डीसी बट वी वांट एसी. तो जो कन्वर्टर्स हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देते हैं, वी कॉल देम इन्वर्टर्स. इन्वर्टर्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स and then there are current source inverters. Mostly ये वाले ज्यादा यूज होते हैं. Then we can also have AC to AC converters. इसमें भी हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आती हैं इसमें. AC voltage converters or AC voltage regulators and cyclo converter. ये कुछ हमारे पास हैं पावर मॉड्यूलेटर्स जो मैच करते हैं the requirements of your motor with that of your source. इसमें भी हमने देखा DC to DC converters, AC to DC converters, DC to AC converters, जिसमें आपके इन्वर्टर्स आते हैं. इसमें भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स हैं और करंट सोर्स इन्वर्टर्स हैं. और लास्टली हमारे पास AC to AC कन्वर्टर्स हैं. हमारे पास जो AC सप्लाई होती है, हो सकता है उसमें क्या होगा, आपकी जो वोल्टेज है दैट इज फिक्स्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो फिक्स्ड. बट जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, मे बी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमें वोल्टेज को भी चेंज करना होगा और फ्रीक्वेंसी भी हमें वेरिएबल चाहिए. तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज दिस AC टू AC कन्वर्टर्स. तो जो हमारी AC वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं, ये क्या कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड वोल्टेज टू फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज. तो इसमें क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होगी बट यू विल गेट अ वेरिएबल वोल्टेज. आपका सोर्स AC है, बट जो आपका मोटर की रिक्वायरमेंट है, फ्रीक्वेंसी शुड बी फिक्स्ड बट वोल्टेज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए. तो वहां पर आप यूज करोगे AC वोल्टेज रेगुलेटर्स. समटाइम्स व्हाट वी वांट टू डू इज, हमारे पास फिक्स्ड AC है, वी हैव फिक्स्ड वोल्टेज, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, बट हमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, पावर मॉड्यूलेटर्स में साइक्लो कन्वर्टर्स को हम यूज करेंगे. देखो हमारे पास ये इतने सारे हमारे पास कन्वर्टर्स हैं, AC टू AC कन्वर्टर, DC टू AC कन्वर्टर, AC टू DC कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर. तो पावर मॉड्यूलेटर्स में साथ क्या होगा, इनका कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट भी है आपका पार्ट ऑफ योर पावर मॉड्यूलेटर्स. ये देखिए आपके पास यहाँ पर हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर्स हैं, फुल कंट्रोल रेक्टिफायर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं. तो ये जो स्विचेस होते हैं, इनको आपको फायरिंग पल्सेस देनी होती हैं. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन की कैसे वहां पर अगर हमारे पास थायरिस्टर वेल्व्स होते थे, उनको कैसे फायरिंग पल्सेस हम इशू करते थे. तो सिमिलरली यहाँ पर भी डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड और टॉर्क रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको जो सोर्स को
मोटर के साथ आपको मैच करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट जो आपका एक कंट्रोल यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट विल इशू फायरिंग पल्सेस। तो अगर हमारे पास पावर कन्वर्टर्स होंगे तो टू इशू दीज फायरिंग पल्सेस, तो व्हाट वी विल एम्प्लॉय लीनियर एंड डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि कैसे फायरिंग पल्सेस इशू होती हैं। तो ये जो हमारे कन्वर्टर्स हैं, इनकी वर्किंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए एक देयर इज अ कंट्रोल यूनिट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द टॉर्क एंड स्पीड रिक्वायरमेंट्स, कितनी वोल्टेज चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट जो कंट्रोल यूनिट है, इट विल इशू फायरिंग पल्सेस। एंड these firing pulses are issued by the use of linear and digital inter। आपके पास डेडिकेटेड आपके पास ICs होंगे टू इशू these firing pulses, माइक्रो प्रोसेसर्स होंगे, आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग करोगे। तो ये सब था अबाउट योर पावर मॉड्यूलेटर्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज आवर सप्लाई। अब सप्लाई में भी हमारे पास वी हैव AC पावर सप्लाईज, so you can have a single phase power supply or we can have a 3-phase power supply। frequency जो है it can be 50 hertz or the frequency can be 60 hertz। तो जो हमारी लो एंड मीडियम पावर ड्राइव्स होती हैं, तो लोअर मीडियम पावर ड्राइव्स के लिए वी यूजुअली हैव ए 400 वोल्ट 3-phase 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये इंडिया में हम ऐसी सप्लाई यूज करते हैं। और अगर सिंगल फेज होगा तो यू विल हैव ए 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई। देन देयर आर आल्सो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जिनको ज्यादा पावर चाहिए होता है। सो फॉर हाई पावर ड्राइव्स द सप्लाई कैन बी 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV। जहां पर ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको जो आपकी सप्लाई है, दे शुड सप्लाई दीज वोल्टेजेस। ऑल्सो अगर जैसे आपके पास अगर आप एरोप्लेन देखोगे तो एरोप्लेन में जो हमें सप्लाई चाहिए होती है, तो वहां पर हमें ये जो सप्लाई आपको देनी होती है वो भी एक हाई पावर ड्राइव है। बट वहां पर क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ 400 हर्ट्ज। तो आप मुझे चैट में बताओ एयरक्राफ्ट की जो सप्लाईज होती हैं, लाइक ऐसे एयरक्राफ्ट सप्लाई, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज क्यों होती है? चैट में मुझे बता दो। Jasera. Frequency is inversely proportional to resistance as on communication channels, motion high speed के साथ इंटरफेयर ना हो इम्पीडेंस। ये टॉपिक आपने ऑलरेडी मशीन्स में पढ़ा होगा कि एट हायर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फॉर एयरक्राफ्ट सप्लाईज या फिर स्पेस एप्लीकेशंस, जब की सप्लाई होगी वहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 400 हर्ट्ज। तो यूजुअली क्या होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जो आपका इक्विपमेंट होता है इसका साइज कम हो जाता है, इक्विपमेंट साइज रिड्यूसेस।
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है जहाँ पर हमें फायरिंग पल्स जनरेट करनी होती है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। इससे क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका साइज कम हो जाता है। सेम चीज आपके एयरक्राफ्ट स्पेस एप्लीकेशंस में भी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका इक्विपमेंट का साइज है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो सप्लाई होगी इसका साइज बहुत ही छोटा होगा। स्पेस एप्लीकेशन में आप वो भारी भरकम बड़ी सारी, क्योंकि वहां पर वेट जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बहुत ही वो भारी भरकम सप्लाई साथ नहीं ले सकते। तो वहां पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी सप्लाई का साइज कम हो जाता है। आप इससे क्या कर सकते हो, वेट को रिड्यूस कर सकते हो। वेट रिड्यूस होता है तो वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है। तो एक एडवांटेज होती है आपको ऑफ यूजिंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर एयरक्राफ्ट सप्लाईज उधर पे अगर हम इतनी हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तो इक्विपमेंट साइज हमारा रिड्यूस होता है, तो हम डे टू डे यूज में क्यों 50 हर्ट्ज पे फिर काम करते हैं। अगर हम 400 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी होती तो जो हमारे इक्विपमेंट के साइज, जो हमारे घर में ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका साइज भी बहुत छोटा होता। तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, वी गो फॉर 50 हर्ट्ज ओनली। जो हमारा पावर है ये एडिशनल है, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। पावर जो है इसका हमने देखा था, फॉर्मूला क्या होता है, वी एस वी आर अपॉन एक्स साइन ऑफ डेल्टा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, साइज जो हमारे इक्विपमेंट का था वो रिड्यूस हो गया। लेकिन जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल, दिस इज 2 पाई एफ एल। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, तो ये जो रिएक्टेंस है इसका वैल्यू भी बढ़ता गया। जब रिएक्टेंस का वैल्यू बढ़ गया, जो हमारी ट्रांसमिशन, दिस इज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ता गया, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन थी इसने पावर लेना बंद कर दिया। तो अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेबिलिटी थी कि वो 100 मेगावाट ट्रांसमिट कर सकती थी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से हमारा साइज कम हुआ, लेकिन अब ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारी, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, वो पावर ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रही है उतना। तो आपने फ्रीक्वेंसी 2-3 टाइम्स बढ़ा दी। यहां से आप क्या देख रहे हो कि अगर आपकी लाइन पहले 100 मेगावाट्स पावर ले पा रही थी, अब जो आपकी लाइन है वो सिर्फ 40 मेगावाट पावर ही ले रही है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम करना पड़ा, और हमने एक ऐसा वैल्यू ले लिया जहां पर हमारा पावर ट्रांसमिशन जो लाइन होगी, हमारी पावर लाइन, ये गुड अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करेगी। एंड वी सेटल एट 50 हर्ट्ज, यूएस जो है दैट सेटल एट 60 हर्ट्ज। वरना हाई फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा एडवांटेजेस थी, बट ट्रांसमिशन लाइन ने यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर दी कि ट्रांसमिशन लाइन ने एट हायर फ्रीक्वेंसी पावर ट्रांसमिट करना ही बंद कर दिया। So that is why we do not go for very high frequency। जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें we do not go for a very high frequency। बट एयरक्राफ्ट जो है आपके, एयरक्राफ्ट सप्लाईज स्पेस एप्लीकेशंस, तो पावर सप्लाई ऑन बोर्ड ही होती है। तो आपके पास किलोमीटर्स की वो कोई ट्रांसमिशन लाइन तो होती नहीं है वहां पे। सो देयर वी कैन गो फॉर अ 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए जहां पर आपके लोकोमोटिव्स आते हैं, ट्रेन्स आती हैं, तो देयर वी गो फॉर, तो जहां पर आपके ट्रेन्स आ रही हैं ट्रैक्शन एप्लीकेशंस में, वी गो फॉर 25 kV 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो ये सब है हमारी एसी सप्लाईज। इसके बाद आती है हमारी डीसी सप्लाईज। तो डीसी सप्लाई हम मोस्ट पॉपुलर तरीका, हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं यूजिंग ए बैटरी। सो जो हमारी बैटरी है, इट कैन बी
12 volts, it can be 48 volts, it can be 100 volts, it can be any given voltage. तो इसमें क्या होता है डीसी सप्लाईज में जो हमारा प्राइमरीली द पावर सोर्स इज प्राइमरीली फ्रॉम बैटरीज. इसके अलावा भी हमारे पास सोलर पावर होता है. सोलर पावर में भी हमारे पास क्या होती है एक डीसी वोल्टेज होती है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सोलर पावर. So for DC power supplies, we can use solar power of suitable voltage and power, or we can have a battery of suitable voltage. So आप PV से भी you can give supply. And then अगर आपकी supply आप बैटरी की एडवांटेज क्या है, यू कैन स्टोर एनर्जी इन इट. एसी में हमने देखा था कि एसी में हमारे पास एक डिसएडवांटेज थी कि हम उसको एफिशिएंटली स्टोर हम नहीं कर सकते हैं. तो हम एसी को पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू डीसी और फिर स्टोर करते हैं इनसाइड बैटरीज. और जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी आप बैटरी ले लो, इसको कन्वर्ट कर दो इनटू एसी एंड देन यू कैन यूज इट. सो ये सब था अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ योर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. तो यहाँ पर हमने देख लिया मॉड्यूलेटर्स, देख लिए पावर मॉड्यूलेटर्स, देख लिया मोटर, देख लिया हमारे सोर्सेज, देख लिए कंट्रोल यूनिट, देख लिया. इसके अलावा यहाँ पर आपके सेंसर्स भी होंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे अगर आपको स्पीड को सेंस करना है यहाँ पर एक टैको जनरेटर लगा होगा. अगर वोल्टेजेस को सेंस करना होगा तो वोल्टेज सेंसर्स लगे होंगे. करंट को सेंस करना होगा तो करंट सेंसर्स लगे होंगे. तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर इलेक्ट्रिक ड्राइव. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स? Advantages of electric drives. So first advantage जो है आपकी electric drives की, that is the absence of mechanical gears. यहाँ पर जो स्पीड होती है, स्पीड इज चेंज्ड इलेक्ट्रिकली. अगर आप मैकेनिकल ड्राइव्स देखोगे वहां पर वो पूरे गियर सिस्टम लगा होता है. तो इफ यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड तो आपको वहां पर वो चेंज करना होता है गियर में. बट जो मैकेनिकल गियर्स हैं इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस होती हैं. एक तो उनकी लाइफ रिड्यूस होती है, आपको कॉन्स्टेंटली वेयर एंड टेयर मिलता है. तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं इसमें बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल ड्राइव्स हम स्पीड को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकली. तो हमारे को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिलती हैं एज कंपेयर टू द मैकेनिकल सिस्टम्स. सेकेंड थिंग, हाई एफिशिएंसी. ऑब्वियसली एज कंपेयर टू मैकेनिकल ड्राइव्स यहाँ पर आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी क्योंकि लॉसेस हमारे कम होंगे. हम स्पीड को इलेक्ट्रिकली चेंज कर रहे हैं. कोई भी मैकेनिकल डिवाइस बीच में स्पीड चेंज करने के लिए नहीं है. मैकेनिकल डिवाइसेस में अपने वो उसमें लॉसेस होंगे. तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होती हैं इनकी पहली एडवांटेज है एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल गियर्स, सो स्पीड इज चेंज इलेक्ट्रिकली. सेकेंड एडवांटेज है इसकी कि इट गिव्स अस हाई एफिशिएंसी. थर्ड एडवांटेज इज नॉन पोल्यूटिंग. So since इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है तो वी ऑलरेडी नो द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता. सो दिस इज ये जो आप जब ये वाली इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स यूज करते हो, सो दीज आर नॉन पोल्यूटिंग. ऑल्सो जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होती हैं इनसे हमारे को एक एडवांटेज मिलती है कि दीज प्रोवाइड 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन. इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पॉसिबल होता है. सो जो हमारा मोटर इट कैन वर्क इन मोटरिंग मोड. हम ब्रेकिंग कर सकते हैं विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग. अगर 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होगा आपके पास फॉरवर्ड मोटरिंग होगी, रिवर्स मोटरिंग होगी, ब्रेकिंग होगी. सो जो आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होती हैं वो they make it possible to have a 4 quadrant operation. The last advantage is we can have a wide range of
टॉर्क, स्पीड एंड पावर। जो आपकी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होती हैं, इसमें हमारे पास वी हैव द एडवांटेज कि वी कैन वर्क एट अ वेरी वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर। आप अपने टॉर्क को डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोड की क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपने टॉर्क को कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हो। तो जैसे आपके पास डीसी मोटर्स हैं, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जैसे हमारे पास वो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर था, वहां पर आपने उसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि कैसे आप टॉर्क को चेंज कर सकते हो, कैसे स्पीड को चेंज कर सकते हो। सो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं, ये हमें एडवांटेज देती हैं ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग ऑफ डीसी ड्राइव्स। उसमें थोड़ा बहुत हमें डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ना होगा, उसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर वी हैव टू मॉडल दोस डीसी मशीन्स। फिलहाल आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। लीव कर सकते हो।